नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी विद सुमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हम लोगों ने अब तक भक्तिकाल तक के पूरे वीडियो देख लिए हैं। आज हम लोग रीतिकाल का परिचय, रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल के प्रमुख कवि, रीतिकाल की प्रमुख रचनाएं एवं रीतिकाल से संबंधित प्रमुख पंक्तियों को देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग रीतिकाल का परिचय देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा चरण, मतलब पहला चरण आदिकाल, दूसरा चरण भक्तिकाल और तीसरा चरण रीतिकाल, जिसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। फिर आप लोग देख सकते हैं कि इसका समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक का समय रीतिकाल का माना है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी का जो समय है वो रीतिकाल का समय है। काल क्रमानुसार रीतिकाल का प्रथम कवि केशव दास जी को माना गया है। रीति की अविरल परंपरा के अनुसार प्रथम कवि चिंतामणि को माना गया। मतलब कि इसमें भी जो है मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये केशव दास जी रीतिकाल के प्रथम कवि हैं और कुछ लोग कहते हैं कि चिंतामणि जी रीतिकाल के प्रथम कवि। आगे आप लोग देख सकते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशव दास द्वारा भक्तिकाल में ही हो गया था। मतलब कि विश्वनाथ प्रसाद जी रीतिकाल के जो प्रथम कवि जिनको इन्होंने माना है उन्होंने केशव दास जी को माना है। आगे देख सकते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, मतलब चिंतामणि जी से मानना चाहिए। आगे आप लोग देख सकते हैं रीतिकाल की 3 काव्य धाराएं हैं, जिसमें पहला है रीतिबद्ध काव्य, दूसरा रीति सिद्ध काव्य और तीसरा रीति मुक्त काव्य। रीतिकाल के जो तीनों भेद हैं उनको देख लेते हैं, विस्तार से समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि रीतिबद्ध काव्य को लक्षण काव्य भी कहते हैं। लक्षण लिखकर उदाहरण भी, मतलब इसमें जो कवि थे उन लोगों ने लक्षण लिखे, फिर उनके उदाहरण भी प्रस्तुत किए। आगे आप लोग देख सकते हैं कि अलंकार संप्रदाय को स्वीकार मतलब इसमें किया गया है और रस रीति ध्वनि तथा वकृति को गौड़ माना गया है। मतलब रीतिबद्ध काव्य में अलंकार संप्रदाय को प्रमुखता दी गई। आगे आप लोग देख सकते हैं रीति सिद्ध काव्य में रीति सिद्ध काव्य में हम लोग देख सकते हैं कि ये लक्ष्य काव्य इन्हें कहा गया है। लक्षण ग्रंथों की रचना न करके भी रीति की पूरी छाप रखने के कारण ये कवि रीति सिद्ध कवि कहलाए या काव्य कवि कहलाए। रीति मुक्त काव्य की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं कि रीति मुक्त काव्य को स्वच्छंद काव्य भी कहते हैं। ये कवि स्वयं को किसी सीमा में बांध न सके और स्वतंत्र मार्ग पर चल पड़े। यह बंधन मुक्त चलना ही इन्हें स्वच्छंद कवि के रूप में स्थापित करता है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग रीतिकाल का नामकरण देख लेते हैं कि मतलब कि किस किस विद्वान ने रीतिकाल को क्या नाम दिया। रीति काव्य नाम दिया हुआ है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। फिर मिश्र बंधु ने अलंकृत मध्यकाल, मतलब रीतिकाल को अलंकृत मध्यकाल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल को रीतिकाल ही कहा है। मतलब रीतिकाल जो नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है उत्तर मध्यकाल, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रीतिकाल को नाम दिया है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी द्वारा दिया हुआ है। कला काल रमा शंकर शुक्ल रसाल जी ने दिया है और कला काल ही भागीरथ मिश्र ने भी रीतिकाल को कला काल ही स्वीकार किया है। अब हम लोग रीतिकाल के कवियों को देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य। तो सबसे पहले हम रीतिबद्ध काव्य के कवियों को देख लेते हैं। इसमें पहले कवि हैं केशव दास, फिर चिंतामणि, मतीराम, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, देव, भिखारी दास और 8वें नंबर पे है पद्माकर। तो रीति सिद्ध कवियों को देख लेते हैं, जिसमें पहले हैं बिहारी, फिर सेनापति, रसनिधि, नृपशंभु, नेवाज, प्रीतम, राम सराय दत्त, कृष्ण कवि। और तीसरे नंबर पे है रीतिमुक्त कवियों को देख लेते हैं। इसमें पहले नंबर पे है आलम, घनानंद, बोधा, गिरिधर, वृंद, ठाकुरदास, द्विजदेव और दीनदयाल। से अक्सर महत्वपूर्ण प्रश्न बन के निकलते हैं। मतलब कि किसी भी कवि का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये रीतिकाल के किस भाग का कवि है, मतलब रीति सिद्ध कवि है या रीति मुक्त कवि है या रीतिबद्ध कवि है। इसलिए इन सारे कवियों को याद करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनके काव्य को देख लेते हैं। मतलब कि जो प्रसिद्ध कवि हैं जिनसे विस्तार से प्रश्न बनते हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे है केशव दास। इनका जन्म 1555 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1617 ईस्वी में। भक्तिकाल व रीतिकाल के संधि काल के कवि मतलब इनको कहा गया है। कहने का मतलब है कि भक्तिकाल के एंडिंग में और रीतिकाल के स्टार्टिंग में इन्होंने अपनी रचनाएं की और जिसमें मतलब कि जिसके कारण इनको संधि काल का कवि मान लिया गया है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। मतलब कि इन्होंने हिंदी में जो अपनी रचनाएं की हुई हैं इसमें इन्होंने अत्यधिक अलंकार से संबंधित रचनाएं की हैं। इन्होंने अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। आप लोग देख सकते हैं आगे केशव दास ने अलंकार का विवेचन दंडी के काव्यदर्श एवं केशव मिश्र रचित अलंकार शेखर नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर किया है। क्वेश्चन बन सकता है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला।
उनमें सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ये परिभाषा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की केशवदास जी के लिए। आगे आप लोग देख सकते हैं आप लोग कि इसलिए केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला, उनमें सहृदयता और भावुकता नहीं थी, जिसके कारण इन्हें मतलब कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। आगे हम लोग देख सकते हैं कि केशवदास जी की अब हम लोग प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं, जिसमें पहली रचना है रसिक प्रिया 1591, रामचंद्रिका 1601, कवि प्रिया 1601, रतन बावनी 1607, वीर सिंह देव चरित्र 1607, विज्ञान गीता 1607, जहांगीर जस चंद्रिका 1612। इसमें आपको बता दें कि जो रसिक प्रिया जो 1591 ईस्वी में इनकी जो रचना आई है, इसमें 9 रसों का चित्रण मतलब किया गया है, 9 रसों का चित्रण करने वाला ये ग्रंथ है। फिर रामचंद्रिका ये इनकी प्रमुख मतलब कि ये इनकी जो रचना है ये प्रमुख रचना है, इसमें मतलब की रचनाओं में इसका प्रमुख स्थान है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने रामचंद्रिका को फुटकर कवित्वों का संग्रह कहा है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस लेखक ने रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना रामचंद्रिका को फुटकर कवित्वों का संग्रह कहा है, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। आगे आप लोग देख सकते हैं कवि प्रिया जो इनकी रचना है ये इसमें जो है 16 अध्याय है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं कि अगले जो प्रमुख कवि उनका नाम है बिहारी, जिनका जन्म 1595 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई। इनका जन्म जो है ग्वालियर में हुआ। इनके पिता का नाम केशव राय है जो नरहरि दास के शिष्य हैं। नरहरि दास कौन थे? नरहरि दास विशिष्टाद्वैतवाद के संपादक हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं रीतिकालीन कवियों में इनका जो है मतलब बिहारी का जो है वो सर्वश्रेष्ठ स्थान है। एकमात्र इनका जो ग्रंथ है बिहारी सतसई, जिसकी रचना 1662 ईस्वी में की, उसमें कुल 713 दोहे हैं। आगे आप लोग देख सकते हैं बिहारी सतसई का निर्माण गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती और अमरु शतक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से हुआ है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि बिहारी कम शब्दों में अधिक बात कहने में पारंगत थे। उनका एक एक दोहा गागर में सागर भरने की भांति था। मतलब गागर में सागर भरने वाली जो कहावत है वो बिहारी की जो रचनाएं हैं, बिहारी ने जो मतलब कि जो जिन दोहों का मतलब रचना की है उस पर ये जो कहावत है वो सटीक बैठती है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। हमें परिभाषा से भी रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। चलिए हम लोग कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर गियर्सन के अनुसार, डॉक्टर गियर्सन कहते हैं कि यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। आगे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बिहारी और घनानंद की भाषा के आधार पर पूरा व्याकरण बनाया जा सकता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का मन मोह रही है, यह उनके हृदय का हार बनी हुई है और बनी रहेगी। पद्म सिंह शर्मा जी की परिभाषा है बिहारी का काव्य शक्कर की रोटी है। फिर पद्म सिंह शर्मा जी कहते हैं कि बिहारी सतसई मक्खन की रोटी है, जिसे जिधर से खाओ उधर से ही मधुर सरस निकलती है। फिर आप लोग देख सकते हैं हाकिन्स के यात्रा वृत्तांत में बिहारी के काव्य में वर्णित मुगल कालीन वैभव विलास का समर्थन मिलता है। परिभाषाओं को बिल्कुल अनदेखा ना करें, क्योंकि परीक्षा में अक्सर 2-3 मतलब कि अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको अगर 100 क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड हैं तो उसमें कम से कम 1 से 2 मतलब कि क्वेश्चन जो है परिभाषाओं से रिलेटेड आते हैं। अगर आपने परिभाषाओं को अनदेखा किया तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगले रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं घनानंद, जिनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु 1761 ईस्वी में हुई। रीतिकाल का जो मतलब कि जो भाग है रीति मुक्त काव्यधारा, उसके सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं घनानंद जी। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे तथा सुजान नामक स्त्री से प्रेम करते थे। फिर क्या हुआ कि वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में वैष्णव हो गए। क्यों वृंदावन चले गए? क्योंकि दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ जब ये मीर मुंशी थे तो कुछ मतलब कि किसी बात पे बादशाह से घनानंद जी की अनबन हो गई। फिर वो वहाँ से जाने लगे। जाते समय उन्होंने सुजान से कहा, मतलब अपनी प्रेमिका सुजान से कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन सुजान ने साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से वो वहाँ से मतलब कि पूरी दिल्ली को ही छोड़ के वो वृंदावन चले गए। इसके बाद लिखा हुआ है कि लगभग 41 ग्रंथों की रचनाएं मतलब की गई हैं, लगभग मतलब इतना माना गया है। फिर रचनाओं में प्रेम विरह की प्रधानता रही है। घनानंद की रचनाओं में प्रेम विरह की प्रधानता रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। हम लोग घनानंद जी की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं, जिसमें पहली रचना है पदावली, फिर सुजान हित प्रबंध, तीसरे नंबर पर है प्रीति प्रवास, चौथे नंबर पे कृपानंद निबंध, 5वें नंबर पे है यमुना यस और 6ठे नंबर पे है प्रकीर्णन छंद। आगे हम लोग घनानंद जी से संबंधित कुछ प्रसिद्ध परिभाषाएं देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख घनानंद जी को थी। फिर है डॉक्टर वासुदेव सिंह जी द्वारा उनकी घनानंद जी के लिए परिभाषा है कि घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिसमें लक्षणार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है।
इसी क्रम में हम लोग रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि भूषण के भी बारे में देख लेते हैं। जैसे कि इनका जन्म जो है 1613 ईस्वी में हुआ, इनकी मृत्यु 1717 ईस्वी में हुई। वीर रस के ये मतलब भूषण जो है वीर रस के कवि हैं। छत्रपति शिवाजी, उनके पौत्र साहूजी, छत्रसाल, बुंदेला आदि अनेक राजाओं के यहाँ मतलब भूषण जी रह चुके थे। और इनकी प्रमुख रचनाओं में है शिवराज भूषण, दूसरे नंबर पर है छत्रसाल दशक, फिर शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश। इनकी रचनाओं को अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। लोग अन्य प्रसिद्ध कवियों को देख लेते हैं और उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 5वें नंबर पे चिंतामणि, इनकी रचना है श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रसविलास, कवि कुल कल्प, तरु, काव्य विवेक। 6ठे नंबर पे है कुलपति मिश्र जी, इनकी रचना है रस नख सिख, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, मुक्त तरंगिणी, संग्राम सार। 7वें नंबर पे है आलम कवि आलम, इनकी रचना है आलम केली। 8वें नंबर पे हैं कवि देव, इनकी रचना है भाव विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन और देव शतक। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी क्रम में अगले कवि हैं मतीराम की रचना है मतीराम सतसई, ललित ललाम, रसराज, अलंकार, पंचासिका। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देख लीजिए 10वें नंबर पे ग्वाल कवि, इनकी रचना है रसिकानंद, यमुना लहरी, दूसर दर्पण, कुब्जाष्टक और कवि दर्पण। अगले कवि हैं सेनापति की रचना है कवित्त रत्नाकर। और 12वें नंबर पे है रसनिधि कवि, इनकी रचना है रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्त, हिंडोला और सतसई। आगे अब हम लोग रीतिकाल की प्रमुख पंक्तियों को देख लेते हैं। पंक्तियों से भी प्रश्न बनते हैं, पंक्तियां दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये किस मतलब कवि की पंक्तियां हैं। देखिए इसे लिखा हुआ है कि कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिका, या खाए बौराई नर, या पाए बोरा। ये रचना जो है बिहारी जी की रचना, बहुत ही प्रसिद्ध कवि पंक्तियां हैं, अक्सर परीक्षा में बन चुकी हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्यों बसी हैं क्यों निवहिए नीति नेहपुर, नाही लगा लागी लोयन करे, नाहक मन बंध जाए। ये भी जो है पंक्ति जो है बिहारी जी की है। फिर है आगे 3 नंबर की पंक्तियां देख लेते हैं। रस सिंगार मजनू किए, कंजन भंजन दैन, अंजन रंजन हूँ बिना, खंजन गंजन नैन। ये जो पंक्ति है ये भी बिहारी जी की है। चलिए अब हम लोग अगली पंक्तियों को देख लेते हैं। अगली पंक्ति आप लोग देख सकते हैं 4 नंबर पे, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति हो। ये पंक्ति भी बिहारी जी की है। फिर आप लोग देख सकते हैं बरसत लाली लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवनो, हंसे देन कहे नटी जाए। ये जो पंक्ति ये भी बिहारी जी की है। फिर है कटत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनहु ही सो बात। ये जो पंक्ति है ये भी बिहारी जी की पंक्ति है। बिहारी जी की पंक्तियाँ बहुत ही मतलब कि पढ़ने में बहुत ही अच्छी लगती हैं और अक्सर प्रश्न बिहारी जी की पंक्तियों से बनते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अगली पंक्तियों को देखा जाए जिसमें लिखा हुआ है कि लोग है लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। ये जो पंक्ति है घनानंद जी की है। फिर प्रीति करे पुण्य और निवाहे, सो आशिक सब जगत सराहे। ये पंक्ति भी घनानंद जी की है। फिर आप आगे आप लोग देख सकते हैं, जो धन है तो गुणी बहुते, और जो गुण है तो अनेक है ग्राहक। ये जो पंक्ति है ये कवि बोधा जी की है। 10वें नंबर पे पंक्ति है, लोक को लाज को सोच प्रलोक को बारी, ये प्रीति के ऊपर दो। ये जो पंक्ति ये बोधा जी की है। फिर हम कौन सो पीर कहें अपनी दिलदार तो कोई दिखा तो नहीं। ये भी जो पंक्ति ये भी बोधा जी की है। फिर वेद में बखानी तीन लोक ठकुरानी है। ये जो पंक्ति है सेनापति जी की है। फिर मोटी भई चंडी बिन चोटी के चबाए शीश। ये पंक्ति भी बिहारी जी की है। दोस्तों हम लोगों ने रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लिया है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं और अच्छे से इसको कवर कर लेते हैं तो आपका अगर परीक्षा में रीतिकाल से संबंधित कोई भी प्रश्न बनता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर मेरा वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल के प्रति अगर कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं नया कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिर मिलेंगे ऐसी उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।